सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री के जो हमारा चैप्टर 3 आ जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। उसके जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे कंसेप्ट्स और टॉपिक्स आते हैं, उन टॉपिक्स को इस वीडियो में बिल्कुल अच्छे से समझने वाले, क्योंकि जो आपके एग्जामिनेशन में जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो सब इन्हीं टॉपिक से आपके आते हैं, और वो सारे क्वेश्चन को हम बिल्कुल अच्छे से, उनके जो आंसर है उनको बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, ताकि एग्जामिनेशन में किसी भी तरीके का आपका क्वेश्चन आएगा आप उसको क्या कर पाओ, इजीली अटेम्प्ट कर पाओ। बाकी जो मैं आपको क्वेश्चन आंसर यहां पर कराऊंगा, उनसे बाहर आपको एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन आंसर देखने को नहीं मिलेगा। साथ साथ मैं आपको डीपली समझाऊंगा भी, उनसे रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो भी आपको समझाऊंगा, ताकि एग्जामिनेशन में अगर आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा ट्विस्ट होके भी आ गया तो भी आप मतलब उस आंसर को, उस क्वेश्चन को क्या इजीली अटेम्प्ट कर पाओ। बाकी जो चैप्टर सेकंड है और जो चैप्टर फर्स्ट है उसकी वीडियो हमने पहले ही ऑलरेडी अपलोड कर दी है, वो आप अगर देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी जो चैप्टर फोर्थ और आगे जो जितने भी हमारे फर्दर चैप्टर है उनकी वीडियो भी आपके जल्दी चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो शुरू करते हैं। देखो हमारे पास जो चैप्टर 3 आ जाता है वो बेसिकली बड़ा सिंपल सा चैप्टर है। यहाँ पर हमारा आ रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। जैसे आप 10th क्लास में जो पीरियोडिक टेबल है वो पढ़ के आए थे, सेम उसी का हमारा ये क्या है, एक एडवांस वर्जन आता है। मीन्स हमारे जो एलिमेंट्स है उनकी जो केमिकल और जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसको हम पढ़ने वाले हैं, और जो पीरियोडिसिटी है मींस जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें हमारा किस तरीके से ट्रेंड्स चलते हैं, एटॉमिक साइज किस तरीके से चेंज होते हैं इन पीरियड्स एंड इन ग्रुप्स, और जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, आयनाइजेशन, एंथैल्पी है, वो किस तरीके से हमारी वेरी करती है इन पीरियड्स एंड ग्रुप। उन्हीं के बेसिस पर सारे जो क्वेश्चन है वो आते हैं, और कुछ थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, वो हम मतलब जैसे जैसे मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा सारी चीजें आपको डिटेल में समझाता ही रहूंगा। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो आपको आंसर है वो किस तरीके से लिखना है, ताकि एग्जामिनेशन में जब आप अपना आंसर लिख के आओ टीचर उस पर क्या करे, आपको फुल मार्क्स अलॉट करें। चलो शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एक्सप्लेन। देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा आता है। क्वेश्चन कह रहा है कि जितने भी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो सारे डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, बिल्कुल सही बात है, बट जो सारे डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो सारे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। ऐसा मतलब क्यों होता है, इस बात को एक्सप्लेन करो। देखो सबसे पहले आप समझो डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। तो देखो SPDF ये हमारे क्या होते हैं, सारी सबशेल्स होती हैं, और ये हमारे जो पीरियोडिक टेबल है इसमें हमने क्या बना रखे, SPDF जो है हमारे क्या बना रखे, ब्लॉक्स बना रखे हैं, मतलब कि अपने जो एलिमेंट्स हैं उनको बिल्कुल अच्छे से सेट करने के लिए, सिंपल में याद करने के लिए हमने ये ब्लॉक्स बना रखे हैं। तो यहाँ पर जो भी आपका एलिमेंट है उसका क्या होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जब हम उसका डिटेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं SPDF वाला, सबशेल्स वाला, तो उसमें जो भी आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो जिस भी सबशेल में आपका जाएगा, जिस भी लास्ट जो भी सबशेल होगी उसी में वही क्या बोलते हैं, उसका वो ब्लॉक बन जाता है। जैसे अगर आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो S सबशेल में जा रहा है तो वो किस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा, वो S ब्लॉक का हो जाएगा। और अगर जो लास्ट सबशेल मतलब कि लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका P ब्लॉक में, P सबशेल में जा रहा है, लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका P ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनमें जो सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेसिकली वो जिनकी लास्ट सबशेल होती है वो डी सबशेल होती है, इसलिए इन सारे एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। अब जितने भी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे किस में होते हैं, वो डी ब्लॉक एलिमेंट में होते हैं, बट जो सारे डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो ट्रांजिशन नहीं होते। क्यों? देखो ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब क्या होता है, जो कि हमारे बेसिकली पार्शियली फिल्ड होते हैं। पार्शियली फिल्ड का मतलब क्या है, उसमें जैसे आपका एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ऐसे ही पी में आपके 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और जो 10 जो आपका डी है उसमें आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब यहाँ पर अगर 10 की जगह 6 या फिर 4 या फिर 8 मतलब इस तरीके से, मतलब कि फुल्ली जो है हमारी फील्ड ना हो, या हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड हमारी जो सबशेल है वो ना हो, तो उस टाइप के इलेक्ट्रॉन को, मतलब कि उस एलिमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट बोल रहे हैं। क्यों ट्रांजिशन वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर वो फुली फिल्ड ना हो तो उनके पास स्पेस होता है, अगर उनको कुछ एनर्जी मिल जाए, एक्सटर्नल एनर्जी मिल जाए, तो वो अपने जो सबशेल्स हैं सेम एनर्जी के उसमें क्या कर जाते हैं, ट्रांसफर कर जाते हैं। इसी वजह से कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ मतलब कलर में और मतलब कि एनर्जीज में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। इसी वजह से इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। अब जितने भी सारे डी ब्लॉक वाले हो गए वो ट्रांजिशन नहीं है। कैसे? अब देखो यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल आ जाता है, जैसे Zn, Cd और Hg। अब Zn का जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है वो होता है हमारे पास, मीन्स जो उसका एटॉमिक नंबर वो होता है हमारे पास 30। अगर हम 30 का अगर हम क्या करें, 30 का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d
3d10। इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा Zn का। अब देखो यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस सब शेल में जा रहा है, वो डी सब शेल में जा रहा है। इसी वजह से इसको हम क्या बोल देंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट हम बोल देंगे। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे जो आपकी लास्ट सब शेल है वो क्या है, फुली फिल्ड है। तो फुली फिल्ड होने की वजह से ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट तो नहीं है, बट ये एक डी ब्लॉक एलिमेंट तो है। तो इसी वजह से हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाती है कि जो सारे ट्रांजिशन एलिमेंट है वो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, बट सारे जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो हमारे क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। इस तरीके से आपको एक मतलब कि जो क्वेश्चन है उस तरीके से अटेम्प्ट करना है और आपको लिखना कुछ इस तरीके से। बाकी चीजें समझ के चलो। क्वेश्चन किसी तरीके से आपसे पूछ सकता है कि अगर अलग से भी वो पूछ ले कि आपका जो Z है ना वो डी ब्लॉक एलिमेंट है बट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, इसको प्रूफ करो। तो बस सिंपल आप क्या करोगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दोगे, दिखा दोगे कि देखो डी ब्लॉक में लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो तो डी ब्लॉक में आ रहा है बट वो फुली फिल्ड है, इसी वजह से वो ट्रांजिशन नहीं है बट वो क्या है, एक डी ब्लॉक एलिमेंट आता है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर को अटेम्प्ट करना है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो आता है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन एंड नियोन एंड जस्टिफाई योर आंसर। मीन सिंपल वो पूछ रहा है कि जो आपका एटॉमिक रेडियस है फ्लोरीन की और आपका नियोन की, इनमें से कौन सी छोटी है और बेसिकली कौन सी आपकी लार्जर और मतलब कौन सी स्मॉलर आती है। तो देखो हम यहाँ पर हम चेकआउट करेंगे कि जो फ्लोरीन है और जो नियोन है उसमें किस तरह की जो रेडियस है वो होती है। तो यहाँ पर आप सिंपल याद रखना, बेसिकली आप याद भी रख सकते हो। जो आपका फ्लोरीन होता है उसमें जो रेडियस होती है वो आपकी कोवेलेंट रेडियस होती है, और जो आपका नियोन होता है उसमें जो रेडियस होती है वो वंडरवॉल रेडियस होती है। और जो यहाँ पर मतलब बेसिकली आप ये चीज़ याद रखना कि जो एटॉमिक रेडियस है एफ वो क्या होगी, वो कम होगी किससे, एटॉमिक रेडियस ऑफ नियोन से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो वंडरवॉल्स की जो रेडियस होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है किससे, आपकी कोवेलेंट रेडियस से। कोवेलेंट रेडियस हमारी क्या होती है, कम होती है। कोवेलेंट रेडियस कम क्यों होती है, क्योंकि कोवेलेंट रेडियस की जो मतलब कि एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है। मीन्स वो ज़्यादा मतलब कि पावर से उसको अट्रैक्ट करके रखती है। तो ज़्यादा पावर से अगर इसको मतलब किसी इलेक्ट्रॉन को या किसी भी चीज़ को ज़्यादा पावर से अट्रैक्ट करके रखेगी तो उसकी जो रेडियस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और मान लो दो इलेक्ट्रॉन अगर आपस में मतलब इस तरीके से ओवरलैप कर रहे हैं या फिर बॉन्डिंग कर रहे हैं, तो उसमें अगर ये मतलब कि इनकी जो बीच की बॉन्डिंग है वो पावरफुल होगी तो ये थोड़ा पास पास रहेंगे, जैसे जस्ट लाइक एग्जाम्पल आयोनिक में। और अगर इनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो वीक होगी, मीन्स इनके बीच में जो फोर्स लग रही है लाइक वंडरवॉल फोर्स लग रही है, तो उसकी जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। तो वंडरवॉल हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसकी फोर्स क्या है, उसकी फोर्स कम है। तो इस तरीके से आपको इस जो क्वेश्चन है इस तरीके से ये आपको अटेम्प्ट करना है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आपका आता है, फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक शोज एल्यूमिनियस बिहेवियर इलस्ट्रेट विद 2 एग्जाम्पल। मीन्स वो कह रहा है कि देखो जो आपके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के, जो भी फर्स्ट ग्रुप के हैं बेसिकली, वो क्या करते हैं, थोड़ा मतलब एक डिफरेंट बिहेवियर को शो करते हैं जो भी उनके बाकी जितने भी जो एलिमेंट्स हैं उनसे। तो हमें ये बात बतानी है एग्जांपल के थ्रू। देखो इसमें हमारे पास क्या होगी, इसमें जो प्रॉपर्टीज है वो वेरी करती हैं। इसी वजह से जो आपके बेसिकली हर एक ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर होता है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, वो क्या करता है, थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या होता है, द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एग्जिबिट्स एनोमलस बिहेवियर ड्यू टू। ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि उसका क्या होता है, स्मॉल साइज होता है। जैसे ग्रुप में आप नीचे नीचे जाते जाओगे आपका जो एटॉमिक साइज है वो बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, उसी वजह से जो आपकी प्रॉपर्टीज है उसमें भी क्या होता है, चेंज होता है। बट जो सबसे टॉप वाला एलिमेंट हो गया उसकी तो रेडियस इन कंपैरिजन टू जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं ग्रुप में उसमें सारे सब में सबसे कम हो गई ना, तो यहाँ पर उसका स्मॉल साइज होने की वजह से वो क्या करता है, थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। ये उसका एक रीजन आ जाता है। साथ साथ उसकी क्या होती है, हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो उसमें से इलेक्ट्रॉन है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब कि उसको तोड़ने का मतलब कि अगर उसको हम तोड़ना चाहे तो उसको क्या कर सकते हैं, ईजिली नहीं तोड़ सकते। क्यों, क्योंकि इसमें जो प्रोटॉन है और जो इलेक्ट्रॉन है वो काफ़ी पास, मतलब साइज बड़ा नहीं है तो वो पास पास है। पास पास होने की वजह से जो उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब उसको तोड़ने के लिए जितनी हमें एनर्जी चाहिए वो हाई एनर्जी चाहिए होती है। हाइयर आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है किसकी, जो ग्रुप के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो। ऐसी हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों होती है, देखो यहाँ पर अगर आपका कोई एक एटम है, जैसे यहाँ पर एटम और बीच में हमारे पास क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, तो अगर इसमें क्या होगा, जो हमारा साइज होगा वो स्मॉल होगा, तो जो प्रोटॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करके रखेंगे, मतलब अच्छी तरीके से अट्रैक्ट, मतलब पास है तो ज़्यादा अट्रैक्ट करके रखेंगे। और यहाँ पर अगर हमारे पास जो शेल्स हो गई वो ज़्यादा हो गई तो इस वाले इलेक्ट्रॉन पर जो हमारा ये न्यूक्लियस है, प्रोटॉन्स है, इस पर जो फोर्स लगाएंगे वो थोड़ी क्या होगी, वो वीक होगी। यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी, हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किनकी, जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं हर एक ग्रुप के। और हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, उसको मतलब कि बहुत टाइटली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके वो टाइटली बॉन्ड होते हैं। ऐसे यहाँ पर आ जाता है एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। मीन
ये क्या चीज़ कहते हैं, देखो यहाँ पर जो भी आपका एटॉमिक साइज अगर छोटा होगा तो उसमें मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी वो कम होंगे। जो फर्स्ट ग्रुप के हैं तो उसमें हमारा क्या है, जैसे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, इसमें हमारे पास डी ब्लॉक तो है ही नहीं। डी ब्लॉक अगर है भी तो जो आपका फर्स्ट मेंबर है उसके पास डी ब्लॉक नहीं है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा नहीं है कि डी जो सब शेल है वहाँ तक आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाए। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जो कि आपका क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप लेके बैठा होता है, जितने भी नीचे जो मेंबर्स हैं उनके एक्स्ट्रा में लेके बैठा होता है, इसी वजह से वो थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। कुछ एग्जांपल्स भी हम ले सकते हैं, जैसे एस ब्लॉक में हमारे पास क्या आता है, लिथियम। लिथियम क्या करता है, तो मतलब कि डिफरेंट बिहेवियर शो करता है जितने भी और अदर एल्कलाई मेटल्स आते हैं उनके कंपैरिजन में। ऐसे आपका लिथियम के आपका यहाँ पर एग्जांपल ले, लिथियम कंपाउंड्स है वो हाई कोवेलेंट कैरेक्टर, लिथियम का आपका हाई कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। बाकी के जो एल्कलाई मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पीरियोडिकली मतलब थोड़ा सा मतलब कि प्रीडोमिनेंटली आपके क्या होते हैं, आयनिक होते हैं। मतलब कि जो लिथियम है वो कोवेलेंसी शो कर रहा है, और जो आपके जो बचे हुए जितने भी उसके ग्रुप में जो एलिमेंट्स है वो सब क्या करते हैं, आयोनिक बॉन्ड्स को मतलब कि प्रीडोमिनेंट होते हैं, मतलब वो ज़्यादातर आयोनिक बिहेवियर शो करते हैं। ऐसे जो लिथियम होता है, लिथियम नाइट्राइड इज फॉर्म्ड व्हेन द लिथियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन वेयर एज अदर एल्कलाई मेटल डू नॉट फॉर्म्स नाइट्राइड। मीन्स जो ग्रुप है आपका लिथियम वाला उसमें सिर्फ लिथियम ही नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड बना रहा है, बाकी की जो और भी मेंबर्स हैं ग्रुप के वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो इस तरीके से यह क्या करता है, एलोनियस जो डिफरेंट बिहेवियर है वो शो करता है। ऐसे आप पी ब्लॉक का भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे पी ब्लॉक में आपका क्या होता है, 2 आपके वैलेंस है 1 2s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल होते हैं। तो एज अ रिजल्ट दीज एलिमेंट्स हैव द मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ 4, मतलब कि इसमें जो मैक्सिमम कोवैलेंसी हो सकती है वो 4 की हो सकती है। बट अदर मेंबर ऑफ द सेम एंड डिफरेंट ग्रुप हैव द मैक्सिमम कोवैलेंसी दैट इज ग्रेटर देन 4 ड्यू टू द अबिलिटी ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। मतलब जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ग्रुप में तो आपके जो नंबर ऑफ आपकी शेल्स हैं वो बढ़ती जाएंगी, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जाएंगी, तो आपकी जो वैकेंट सब शेल्स हैं वो भी क्या होती जाएंगी, इंक्रीज होती जाएंगी। तो वहाँ पर आपकी जो कोवैलेंसी का नंबर है वो भी बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से आपके जो भी ग्रुप के जो टॉप मेंबर्स होते हैं वो थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। क्लियर है, इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है डिस्कस द फैक्टर्स। यहाँ पर करते हैं डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड द ट्रेंड इन द वेरिएशन इन द पीरियोडिक टेबल। मीन्स आपको बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है बेसिकली वो किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, साथ साथ वो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स और आपके पीरियड में किस तरीके से मतलब वेरी करती है। तो देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का सिंपल मतलब क्या होता है, देखो चीज़ों को ना आप नाम से ही मतलब कि थोड़ा समझने की कोशिश करो, और चीज़ों को ना जैसे रियल लाइफ में आपकी जो सारी चीज़ें होती हैं उनसे आप केमिस्ट्री को अगर आप कनेक्ट करोगे तो आप थोड़ा सा मतलब कि इसको ईजी वे में समझ पाओगे, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें होती है, काफ़ी चीज़ें याद करने की और याद करके उनको ही मतलब समझने की जरूरत होती है। बाकी केमिस्ट्री को किस तरीके से इजी से समझना है सारी चीज़ें वो मैं जैसे जैसे आप मेरी वीडियो देखते जाओ, जो रिवीजन वीडियोज़ है एक बार वो ज़रूर देख लेना, जो मैंने ये जो कंसेप्ट वीडियो बना रहा हूँ क्वेश्चन आंसर की वो वीडियो देख लेना, और जो टॉपिक वाइज वीडियो है वो देख लेना। आपकी केमिस्ट्री जो क्लास 11-12 की जो केमिस्ट्री वो बिल्कुल ईजिली आपको समझ में आ जाएगी। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं रहेगा जिसमें आप कन्फ्यूज रहो कि यार ये वाला याद करना है ये वाला समझना है। जो चीज़ याद करने की वो मैं याद कराऊंगा, जो चीज़ समझने की वो समझाऊंगा, और जो चीज़ आपको बस पढ़नी है एक बार वो सिर्फ मैं पढ़ाऊंगा। उसमें मैं आपको जबरदस्ती ऐसे नहीं कि सब कुछ याद कर लो, क्योंकि सब सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, सब कुछ भी आपको याद भी नहीं करना है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ आपको याद ही करनी है, और कुछ चीज ऐसी हैं जो समझ के काम चल जाते हैं। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बस आप जो सारी वीडियोस मैं आपको बोलता हूं वो देखते रहना। चलो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करना है तो उसके लिए कितनी एनर्जी लगेगी उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब देखो यहाँ पर आप सिंपल से समझो, तो अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन का जो साइज है वो क्या होगा, आपका छोटा होगा, तो प्रोटॉन क्या होंगे मतलब कि हाइयर एक्टिव होंगे, मींस जो लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर हाइयर एनर्जी लगा सकते हैं। तो अगर साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, मतलब एकदम से इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। और ऐसे ही अगर यहाँ पर जो साइज है वो बड़ा होगा तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन को गेन करना होगा वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरीके से सिंपल मतलब कि वर्ड में, लैंग्वेज में, अपनी भाषा में चीज़ों को याद रखा करो। चलो अब हम बात करते थे फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को। सबसे पहले तो हमारा जाता है न्यूक्लियर चार्ज। देखो न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी हमारे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जल्दी से गेन होगा। तो ऐसे ही देखो न्यूक्लियर चार्ज जितना हाई होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव, मतलब कि उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब इजीली से हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है
मैं अगर डायग्राम के थ्रू भी आपको समझा देता हूँ। जैसे अगर यहाँ पर प्रोटॉन्स हैं और हमारे पास मतलब प्रोटॉन की वैल्यू ज़्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, मतलब कि बाहर से अगर कोई इलेक्ट्रॉन हो तो उसको जल्दी से अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब वैल्यू कम, जो कि हम नेगेटिव में लेके चलते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा न्यूक्लियर चार्ज अगर हाई है तो इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्शन होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो पहला फैक्टर तो हमारा ये आ जाता है। जो सेकंड फैक्टर आता है वो आता है हमारा एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज मैंने आपको बता दिया, जितना छोटा एटॉमिक साइज होगा उतनी जल्दी से हमारा इलेक्ट्रॉन है वो गेन हो जाएगा, और बड़ा एटॉमिक जो साइज है वो होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करने में थोड़ी उसको क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। ऐसी थर्ड बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास आएगा कि जो हमारी सबसेल्स है, लास्ट की जो सबसेल्स है वो कौन सी सबसेल्स है और वो फुली फिल्ड है या हाफ फिल्ड है। जैसे एलिमेंट्स विद द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जस्ट लाइक आपका हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड। जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट की सबसेल है अगर वो हाफ फिल्ड है और वो फुली फिल्ड है तो वो ना क्या बन जाती है, वो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है। तो उसमें मतलब किसी नए इलेक्ट्रॉन को गेन करना वो क्या होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। और अगर वहीं पर वो पार्शियली फिल्ड हो तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को गेन करना क्या होता है, थोड़ा ईजी होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं वेरिएशन इन द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में वो किस तरीके से मतलब चेंज होती है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ग्रुप में, इन अ जनरल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम मोर नेगेटिव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। मतलब पीरियड में अगर हम बात करें तो जैसे जैसे देखो पीरियड में आप ये देखो कि जो एटॉमिक साइज है वो बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। तो आप सिंपल सोच के देखो, तो जब आप पीरियड में लेफ्ट की तरफ से राइट की तरफ जाते हो तो आपका जो एटॉमिक साइज है वो क्या होता है, कम होता है। अब आपका एटॉमिक साइज अगर कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन करना ईजी मतलब कि जो आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे। और ऐसे आप ग्रुप में सोचो, ग्रुप में आपका जो साइज है वो क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। तो जैसे आप फर्स्ट एलिमेंट से नीचे नीचे आप डाउन में जाओगे तो आपका जो साइज है वो बढ़ता रहेगा। इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो एनर्जी है वो क्या होती जाएगी, वो भी इंक्रीज होती जाएगी। तो यहां पर लेस नेगेटिव फ्रॉम द टॉप ऑफ द बॉटम ऑफ द ग्रुप मीन्स वो क्या होगी, कम नेगेटिव होगी। मीन्स आपको ज़्यादा जो प्रोटॉन्स है या फिर मतलब उसको हाई एनर्जी एक्सक्लूड करनी पड़ेगी जब भी वो किसी इलेक्ट्रॉन को क्या कर पाएगा, गेन कर पाएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं डाउनवर्ड वेरिएशन विद इन अ ग्रुप। मतलब एक ग्रुप के अंदर ही डाउनवर्ड वेरिएशन किस तरीके से आता है। बाकी ये चीज़ यही रहेगी, सिर्फ जनरल में आप एक चीज़ जनरल में समझ लो, ये चीज़ आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना कोई मतलब ये मतलब इंपॉर्टेंट नहीं आता है। तो यहाँ पर आप सिंपल बस ये याद रख सकते हो, मूविंग डाउन अ ग्रुप इंक्रीजिंग द साइज। वही है, जैसे जैसे डाउन जाओगे तो साइज बढ़ जाएगा। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा बट वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर एटॉमिक साइज भी बढ़ रहा है। इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या हो जाएगी, लेस नेगेटिव हो जाएगी। और ऐसी पीरियड में आप जाओगे, जैसे पीरियड में जाओगे तो साइज है एटम का वो कम होता जाएगा बट आपका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता जाएगा। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन को गेन करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। और यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी, मीन्स उसको इजी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को गेन करना। इस तरीके से आपको आंसर को ही लिखना है। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। कुछ एग्जाम्पल भी पूछे थे उसने हमसे, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। हाँ, वेरिएशन नहीं, बस ये तो पूछा था। चलो ये कंप्लीट हमारा हो जाता है। हाँ, उसने थोड़ी चीज़ें और बताई हुई है, मतलब कुछ एग्जाम्पल बताए, या आप मतलब कि लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो। बाकी आपका अगर आप क्वेश्चन जो है वो यहाँ तक भी करके आओगे तो आपका यहाँ तक सारा काम हो जाएगा, क्योंकि इतना आपको एक्सप्लेन करना है। इतना जो एग्जामिनेशन में देखो कभी आपसे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। मैं यहाँ पर लॉन्ग करा रहा हूँ, लॉन्ग में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि उन लॉन्ग में से आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन है, जो अजर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन है वो अपने आप बन जाएंगे। अगर आप ये वाले क्वेश्चन समझ लोगे तो आपका जो शॉर्ट है और जो MCQ क्वेश्चन है वो अपने आप हो जाएंगे। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है तो इतना लंबा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको शॉर्ट में क्रिस्पी में मतलब आपको एक चीज समझानी है कि ये किस वजह से हो रहा है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है डिफाइन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट्स एंड इट्स स्ट्रेंथ इन पीरियोडिक टेबल। सेम वही क्वेश्चन आता है पिछले वाला, बस उसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ना यहाँ पर आ जाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखो आयोनाइजेशन का सिंपल मतलब क्या होता है, किसी इलेक्ट्रॉन किसी एटम को आपको ब्रेक करना है। सिंपल आप देख लो कि जो आपका प्रोटॉन है और जो इलेक्ट्रॉन है उनको मतलब कि अलग अलग करना है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, आयोनाइजेशन बोल देते हैं। तो उसमें हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी उसी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगी, सेम वही आपके दिमाग में रखो, एटॉमिक साइज। देखो छोटा एटॉमिक साइज होगा तो दोनों बिल्कुल पास पास होंगे तो अट्रैक्ट बहुत अच्छे से होंगे, तो उनको दूर करना क्या होगा, मुश्किल होगा, मतलब हायर एनर्जी देनी होगी। और अगर ये पहले से ही दूर दूर है तो उनको और दूर ले जाना क्या होगा, इजी होगा। तो मतलब रियल लाइफ से भी अगर रिलेट करना चाहो, दो दोस्त पहले से आपस में लड़ाई बजी हुई है तो मतलब कि उनको अलग करना मतलब कि ईजी है, और दो दोस्त पहले से आपस में मिलजुल के रह रहे हैं, आपस में एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी है, तो उनको दूर करना काफ़ी क्या होता है, मुश्किल होता है। तो मैं वही बता रहा हूँ कि आपको केमिस्ट्री को रियल वर्ल्ड से जोड़ के रखना है। जितना आप रियल वर्ल्ड से अपने दोस्तों से, सोसाइटीज, फैमिली से लगा के रखोगे आप चीज़ों को समझ भी अच्छे से पाओगे, जो मजा आएगा आपको केमिस्ट्री पढ़ने में। बाकी हमारे पे चीज़ें, मेरे पे चीज़ें छोड़ दो, केमिस्ट्री तो मैं आपकी ऐसी करा दूंगा कि आप याद रखोगे कि वाह केमिस्ट्री मतलब
एक बार पढ़ ली, मजा आ गया। और फिजिक्स तो केमिस्ट्री से भी ज़्यादा आपके ऊपर हो जाएगी। फिजिक्स की वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, एक बार फिजिक्स की वीडियो जरूर चेकआउट करके जाना। फिजिक्स में आप मतलब कि वीडियो देखने के बाद आप खुद कमेंट करोगे कि मतलब क्या मजा आया पढ़ने में। चलो अभी हम केमिस्ट्री पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर आ जाता है कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी सिंपल वही आता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैस एंड एटम एंड गैस, मतलब वही है इलेक्ट्रॉन को आपको बाहर निकालना है, मतलब अलग अलग आपको करना है। तो सबसे पहले एटॉमिक साइज पर डिपेंड करती है, तो जितना छोटा आपका एटॉमिक साइज होगा उतनी हाइयर आपकी क्या होगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी। ऐसे बात करते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट की। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रेपेल करता है। तो जो आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो जितना ज्यादा होगा, मींस देखो यहाँ पर जो प्रोटॉन है, रुको मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पर आपका क्या आता है, यहाँ पर आपका मतलब कि एटम हो गया, इसमें आपके प्रोटॉन हो गए, ये आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरी शेल में आपका क्या हो गया, सेकंड इलेक्ट्रॉन हो गया। तो मेरे को इस वाले को बाहर निकालना है। तो देखो यहाँ पर प्रोटॉन इसको तो क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, बट ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसको कह रहा है बाहर जा, मतलब कि उसको क्या कर रहा है, एक तरीके से रेपेल कर रहा है। तो जितने ज्यादा मतलब कि हमारे पास जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा वो जितना ज्यादा होगा, जितने इसको दूर भेजने की कोशिश करेंगे मेरे को क्या हो जाएगा, उतना ज्यादा ईजी हो जाएगा उसको बाहर निकालना। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतनी एंथैल्पी क्या होगी, हमारे पास क्या होगी, मतलब मेरे को एनर्जी क्या देनी होगी, कम देनी होगी। ऐसे ही न्यूक्लियर चार्ज आता है। देखो न्यूक्लियर चार्ज में जितना कम हमारा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना इजी होगा मेरे को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ऐसे आता है हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड। देखो हाफ फील्ड और फुली फील्ड में से इलेक्ट्रॉन निकालना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। और पार्शियली फील्ड जो हमारे पास सब शेल्स होती है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना काफी ईजी होता है, क्योंकि वो क्या होता है, मतलब इतने ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है ऑर्बिटल शेप। ऑर्बिटल शेप पर भी डिपेंड करता है। देखो जितना मतलब कि जो हमारा साइज होगा वो छोटा होगा, वहां पर हमें उतनी ज्यादा एनर्जी देनी होगी। जैसे एस का सबसे ज्यादा होता है P, फिर D और फिर हमारे पास F आता है। तो शेप इस तरीके से डिपेंड मतलब कि इफेक्ट करती है। चलो अब बात करते हैं वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी पीरियोडिक टेबल में। तो पीरियोडिक टेबल में आप सिंपल याद रखो, जैसे ग्रुप में आप जाओगे तो एटॉमिक साइज आपका बढ़ता जाएगा, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है बट न्यूक्लियर चार्ज तो सेम ही है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, इजी होगा। और ऐसे अगर आप पीरियड में जाओगे तो आपका साइज तो नहीं बढ़ रहा, बट आपका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता जा रहा है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना वहां पर क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप याद करना। बाकी लिखना तो आप मतलब कि इतने समझदार आप बच्चे हो कि आप मतलब कि देख के पढ़ के किस तरीके से लिखना है वो आप लिख ही लोगे। चीजें समझ में आनी चाहिए, मेन बात आपकी ये आती है। चलो बाकी मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, नोट्स वोट्स सब कुछ आपको मिल जाएंगे। तो मतलब कोई टेंशन भी नहीं है कि मतलब हम बना के लिखे कैसे लिखे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ सेम एज इट इज़ आपको कॉपी करना है। बाकी अपना दिमाग लगाओ, मैं समझा रहा हूँ, तो एक बार आप चीज़ों को समझेंगे तो फिर आप मेरे से भी अच्छा लिख लोगे, ठीक है। चलो मतलब मेरा मेन यही है कि जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उसको आप समझ के जाओ और मेरे से भी अच्छा काम आप करके दिखाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, इन व्हाट मैनर इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज बेटर देन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपसे ना शॉर्ट में पूछ लिया जाता है कि जो मेंडलीव्स के जो टॉपिक, मेंडलीव्स का जो पीरियोडिक टेबल था वो किस तरीके से डिफरेंट था फ्रॉम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आपका बेसिकली डिफरेंस लिखना है। तो देखो सबसे बड़ा जो डिफरेंस आ जाता है, मेंडलीव्स ने किस तरीके से आपको अरेंज किया था, मेंडलीव्स ने किया था एटॉमिक मासेस पर सारे एलिमेंट को। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो कि IUPAC ने मतलब बेसिकली बनाया है, उसमें क्या है, उसमें उसने एटॉमिक नंबर पर आपको क्या किया है, सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज किया हुआ है। तो ये तो बेसिक डिफरेंस आ जाता है। बाकी जो पीरियड्स हैं, ग्रुप्स हैं, उनके नंबर चेंज हुए और सब मतलब कि सब ग्रुप, ये इस तरीके से डिफरेंस आते हैं। तो बेसिकली आपको दोनों का डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर वही सबसे पहला तो रीजन वही हो गया कि एक एटॉमिक नंबर पे है और दूसरा हमारा क्या है, मतलब जो मेंडलीव्स वाला है वो एटॉमिक मास पर आता है। और दूसरा आ जाता है जो मतलब कि फायदा क्या हुआ हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जो हाइड्रोजन की जो एक आपकी पोजीशन है वो कंफर्म होगी, इसको पहले पर बिठा दिया गया। तीसरा आता है रीजन जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल SPDF सबसेल्स वेयर एज द टेबल कंसिडर एटॉमिक नंबर ऑफ द सेल। मीन्स इसमें क्या हो गया, जो लॉन्ग फॉर्म है पीरियोडिक टेबल की उसमें SPDF सबसेल्स के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, उसमें फिल कर सकते हैं। जो आपका पीरियोडिक टेबल है उसको हमने मतलब कि मॉडर्न वाली इसको 4 ब्लॉक में डिवाइड कर रखा है। SPDF जो SPD है वो साथ में, और F ब्लॉक हमने मतलब क्या नीचे रखा हुआ है। लॉन्ग फॉर्म जो पीरियोडिक टेबल है वो क्या कर रहे हैं, हमने उसको फर्दर सब ग्रुप में डिवाइड कर रखा है। बाकी जो मेंडलीव्स की टेबल थी उसमें सब ग्रुप A और B फॉर्म में डिवाइड थे, मीन्स ट्रांजिशन और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट में डिवाइडेड थे, तो वो इतना ज़्यादा ईजी नहीं था। और जो सबसे मेन फायदा है जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो आपकी आ जाती है, ये सिंपल है, ईजी टू रिप्रोड्यूस है। मतलब कोई भी अगर आप थोड़ा सा समझ लो, एक बार उसको पढ़ लो तो आप खुद भी बना दोगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है वो थोड़ी सी डिफरेंट मतलब कि थोड़ी डिफिकल्ट थी। क्यों, सबसे बड़ा तो उसमें एटॉमिक मास था, तो हर किसी का एटॉमिक मास आप याद नहीं रख सकते। एटॉमिक नंबर फिर भी इजी होता है याद रखना, क्योंकि वो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। तो आपको पता है 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3, 4 के बाद 5। अगर मैं 18 एलिमेंट आपसे पूछूं तो आप 18 मेरे को बता दोगे, और मैं आपसे उससे नेक्स्ट वाला पूछूं तो आपको पता है 19 ही आएगा। मासेस में डिफरेंस हो सकता है। मासेस में अगर किसी
एलिमेंट का मास अगर 12 है तो उससे नेक्स्ट वाला जरूरी नहीं है 13 ही होगा, वो हो सकता है 16 भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपका ये पूरे जो क्वेश्चन आंसर है चैप्टर 3 के वो आपके आ जाते हैं। फिर हमारा चैप्टर 4 आएगा जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से करेंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और चैनल पर एक्टिव रहना। वीडियो आपको मतलब कि ये वीडियो अपलोड होने के बाद इसके कुछ टाइम बाद आपकी जो चैप्टर 4 की वीडियो है वो आ जाएगी। तो इस तरीके से आपका आ जाता है चैप्टर 3 जो कि आ जाता है क्लासिफिकेशन, बेसिकली पीरियोडिक टेबल। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनेशन में आपके यहाँ से ही पक्का आपका क्वेश्चन आएगा, इनसे बाहर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इस वीडियो को जो मैंने समझाया वो अच्छे से समझ लो और जो मैंने क्वेश्चन आंसर कराए हैं इनको 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लो। एग्जामिनेशन में आपके फुल मार्क्स आपको क्या होंगे, मिलेंगे। बस आपको लिखना जैसे मैंने समझाया बिल्कुल इस तरीके से लिखना है। सो होप करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना। एंड यस, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। बाकी चैनल पर काफी हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए पहले से अपलोडेड है, वो जाके जरूर चेकआउट कर लेना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।